नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपने जो ट्वेल्थ बायोलॉजी का जो टॉपिक चल रहा था उसी को आगे बढ़ाएंगे। आज हम जनसंख्यांकी के बारे में बात करेंगे। पिछली कक्षाओं के बारे में आपने जो वीडियो देखी है उसके बाद आगे की आज की वीडियो है। तो देखिए, जनसंख्यांकी को डेमोग्राफी बोला जाता है। डेमोग्राफी ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक जो लैंग्वेज है उसके दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है डेमोस और दूसरा है ग्राफोस। डेमोस का अर्थ है द पॉपुलेशन और ग्राफोस का अर्थ है मेजरमेंट। जिसमें जनसंख्या का मेजरमेंट किया जाता है, पॉपुलेशन का मेजरमेंट किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को डेमोग्राफी कहते हैं, यानी कि जनसंख्यांकी कहते हैं। और उस वैज्ञानिक को जो डेमोग्राफी का अध्ययन करता है उसे डेमोग्राफर बोलते हैं। डेमोग्राफर बोला जाता है। जो जनसंख्यांकी का अध्ययन करता है उसे डेमोग्राफर कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, जो जनसंख्यांकी एक शाखा है जिसमें मानव जनसंख्या का या किसी भी जीवों की जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है उसे डेमोग्राफी कहा जाता है। और डेमोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है ग्रीक भाषा के, एक डेमोस और एक ग्राफोस। ठीक है, जो डेमोस है इसका अर्थ होता है पॉपुलेशन, जनसंख्या, और ग्राफोस का अर्थ होता है मेजरमेंट। ठीक है, कि वह शाखा जिसके अंदर जनसंख्या का जो क्या है मेजरमेंट किया जाता है उसे डेमोग्राफी कहते हैं। और जो ऐसा करता है, जो वैज्ञानिक इसका अध्ययन करते हैं या जो भी इसका अध्ययन करता है उसे डेमोग्राफर कहा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले जो डेमोग्राफर हुए हैं जिन्होंने जनसंख्यांकी का अध्ययन किया है उनका नाम है माल्थस। ये क्या थे? ये एक डेमोग्राफर थे। ठीक है, जनसंख्यांकी का अध्ययन करने वाले थे। इन्होंने सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि का नियम दिया था। जनसंख्या वृद्धि का नियम कह सकते हैं या सिद्धांत कह सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया था। अब जनसंख्या वृद्धि का जो इन्होंने सिद्धांत दिया वो बहुत ही सिंपल सिद्धांत है। इन्होंने क्या कहा कि जीवों की जो संख्या है, जीवों की संख्या हमेशा, जो संख्या में वृद्धि है, संख्या में वृद्धि ज्यामितीय अनुपात में होती है। ज्यामितीय अनुपात में होती है। ज्यामितीय अनुपात का मतलब क्या है कि जीवों की संख्या 1 है तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस प्रकार से जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। और जो भोजन की उपलब्धता है, भोजन की उपलब्धता में वृद्धि बीजगणितीय अनुपात में होती है। बीजगणितीय अनुपात में होती है। इसका अर्थ यह है कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यानी कि जो भोजन है, भोजन में जो वृद्धि होती है वो कम होती है जीवों की संख्या के मुकाबले। तो आप माल्थस एक डेमोग्राफर थे, इनका जो जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत है उसे याद रखिए कि जीवों की संख्या में वृद्धि ज्यामितीय अनुपात में होती है, यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस प्रकार से 16 से 32। और भोजन की उपलब्धता में जो वृद्धि है वो बीजगणितीय अनुपात में होती है, यानी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। ठीक है, तो माल्थस एक डेमोग्राफर थे जिनका जो सिद्धांत है वो आपको बता दिया। अभी कुछ एक जनसंख्या के आंकड़े देखते हैं। पूरे विश्व की जो जनसंख्या थी वो सन 1900 में 2 अरब के करीब 2 अरब थी। और सन 2000 में एक शताब्दी पूरी होने पर जनसंख्या 6 अरब हो गई। और अभी जो 2017 का अनुमानित आंकड़ा है वो बताता है कि जो जनसंख्या है वो 7.5 अरब को क्रॉस कर चुकी है। जो जनसंख्या है वो 7.5 अरब से अधिक हो चुकी है। तो आप देखिए 100 वर्षों में लगभग 4 अरब की वृद्धि हुई है।
4 अरब की वृद्धि हो चुकी है, जबकि इन 17 वर्ष में ये क्या हो गया, 1.5 अरब की वृद्धि हो चुकी है। तो जनसंख्या के अंदर जो वृद्धि हो रही है वो ज्यामितीय अनुपात में हो रही है, यानी कि दुगने मात्रा के अंदर बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ रही है। तो अभी देखिए, अगर अपने भारत के संदर्भ में बात करें तो आजादी के समय जो भारत की जनसंख्या थी वो 35 करोड़ थी, ठीक है, 35 करोड़। और आज 2017 की जब हमने बात करें तो 2017 में अनुमान जो लगाया गया उसके अनुसार 1 अरब से ज्यादा हो चुकी है। लगभग 2017 में 1.5 अरब का आंकड़ा दिया गया है। तो भारत की जो जनसंख्या है उसमें इतनी वृद्धि इन सालों के अंदर हो चुकी है, आजादी से लेकर के 2017 तक इतनी वृद्धि हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि के ग्राफ, जनसंख्या वृद्धि के ग्राफ, जनसंख्या वृद्धि के अगर अपने ग्राफ की बात करें तो इसमें 2 प्रकार के ग्राफ आते हैं, एक एस आकार का और दूसरा जो आता है वो आता है जे आकार का। दोनों में कोई ज्यादा इतना नहीं है, सिंपल से है दोनों, एक बार आप समझोगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, एस आकार का और जे आकार का। तो चलिए अपने पहले की बात करते हैं जो एस आकार का ग्राफ है। सबसे पहली बात, ये प्राकृतिक परिस्थितियों में होता है, प्राकृतिक परिस्थितियों में जो जीवों की वृद्धि होती है, जीवों की वृद्धि होती है, प्राकृतिक परिस्थितियों में जो जीवों की वृद्धि होती है उसको प्रदर्शित करता है। तो ऐसा कार्य में अपने अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखिए समय और जीवों की जनसंख्या, जीवों की संख्या वृद्धि कैसे होगी, लाखों में होगी। इसको अगर अपने प्राकृतिक परिस्थितियों में जीवों की संख्या की जो वृद्धि होती है उसका अगर अपने एक ग्राफ बनाए तो ऐसा कार्य बनेगा। सबसे पहले क्या होता है, जीव जब उस वातावरण में, उस प्राकृतिक परिस्थिति में रहते हैं तो उनकी जो संख्या है वो कम होती है, और उस संख्या के अंदर वो नॉर्मली एक बार कम ग्रो करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी वो उस वातावरण में सेट होंगे, उसमें एडजस्ट होंगे, उसके बाद में उस वातावरण में एडजस्ट होने के बाद उनमें जो जन्म योग्य जीव हैं उनकी संख्या क्या होगी, कम होगी। धीरे धीरे वो उस वातावरण में जब एडजस्ट हो जाएंगे, परिस्थितियां उनके अनुकूल हो जाएंगी, तो उनकी संख्या में क्या होगी, तेजी से वृद्धि होगी। जब उनमें तेज वृद्धि होगी तो एक समय ऐसा आएगा जब उस जीवों की संख्या, वहां उपलब्ध भोजन, आवास, ठीक है, यानी कि अपने कह सकते हैं रोटी, कपड़ा और मकान की जो 3 जरूरतें होती हैं उनसे ज्यादा हो जाएगी। तो उस वक्त क्या होगा, जनसंख्या स्थिर हो जाएगी, यानी कि उससे ज्यादा वो नहीं बढ़ सकती, क्योंकि वहां उपलब्ध भोजन, आवास उतने ही जीवों का है, वो उस क्रिटिकल कंडीशन तक पहुंच चुके हैं जहां से अब अगर और बढ़ेंगे तो उनके लिए उपलब्ध भोजन और आवास नहीं है। तो इस एस आकार का जो ग्राफ बनता है, थोड़ा इसको ऐसे आकार में बनाएंगे तो इसमें 3 फेज आती हैं। सबसे पहली होती है लैग फेज। लैग फेज का अर्थ ये हुआ कि अभी वो उस वातावरण में सेट होंगे, धीरे धीरे जनसंख्या में वृद्धि होगी, उनमें जनन योग्य जीवों की संख्या कम है। ये जो स्टेज आएगी इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेज। यहां जो संख्या है वो तेजी से बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद में यहां जो आएगी उसे बोलते हैं जीरो फेज, ठीक है। इसे स्थिर प्रावस्था भी कहते हैं, जीरो फेज को स्थिर प्रावस्था। तो इस प्रकार से 3 प्रावस्थाएं इसके अंदर आएंगी, लैग फेज, एक्सपोनेंशियल और जीरो, ठीक है। तो इसका मैंने बता दिया, सबसे पहले जीव उस वातावरण में एडजस्ट होंगे, जनन योग्य जीवों की संख्या कम, जब वो एडजस्ट हो जाएंगे, जनन योग्य जीवों की संख्या बढ़ जाएगी तो जनसंख्या में एकदम से वृद्धि होगी। फिर एक कंडीशन आएगी जहां पर भोजन, आवास, इन सब में उनको दिक्कतें आने लगेगी, उस वक्त जो है वो स्थिर हो जाएगी, यानी कि अब उससे ज्यादा जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। तो ये ऐसा आकार का है, प्राकृतिक परिस्थितियों में जीवों की संख्या में वृद्धि होती है तो वो इस प्रकार का एक ग्राफ प्रदर्शित होता है।
चलिए दूसरा बनाते हैं, जे आकार। प्रयोगशाला परिस्थितियों में जीवों की संख्या में वृद्धि। प्रयोगशाला परिस्थितियों में अगर अपने जीवों की संख्या में वृद्धि को देखें तो प्रयोगशाला परिस्थितियों में अगर आप जीवों की वृद्धि देखोगे तो उनके अंदर जो ग्राफ बनेगा वो जे आकार का ग्राफ बनेगा। ठीक है, जे आकार का ग्राफ। मनुष्य में भी यही ग्राफ बनता है, मनुष्य में भी जनसंख्या वृद्धि इसी प्रकार से होती है कि जे आकार का ग्राफ बनता है। तो इसको अगर हमने देखें तो समय, जनसंख्या घनत्व, तो इसमें क्या होगा, शुरू में जनसंख्या क्या होगी, कम होगी। वही चीज जीवों की संख्या, जनन योग्य जीवों की संख्या कम, धीरे धीरे इनमें क्या होगा, वृद्धि शुरू होगी। और यहां पर आते हैं इनके अंदर तीव्र वृद्धि होगी, बहुत तेज वृद्धि। ठीक है, ये जो तीव्र वृद्धि होगी ये काफी लंबे समय तक चलेगी। अब इसके बाद में वही एक कंडीशन आ जाएगी, जिस वक्त भोजन आवास जितना है जीवों की संख्या उसको भी क्रॉस कर जाएगी, जिसको क्रैश पॉइंट बोलते हैं। यानी कि इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब उनके लिए भोजन और जो जीवन की आवश्यक जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो सकती। उस वक्त फिर जनसंख्या का ग्राफ गिरना शुरू हो जाता है, जैसे कोई महामारी फैलना, प्राकृतिक आपदा आना, प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाना। तो उस वक्त जो इसका ग्राफ बनेगा उसमें एकदम क्रैश पॉइंट पर, क्रैश पॉइंट के बाद में ये क्या होगी, घटना शुरू हो। ठीक है, किसी महामारी के द्वारा, या अपन कह सकते हैं प्रकृति अपना संतुलन बनाने के लिए किसी भी प्राकृतिक परिस्थिति से अपना जो बैलेंस है वो सेट करेगी। जीव जो है उनकी संख्या और प्राकृतिक संसाधन जो है उनकी संख्या का बैलेंस करेगी। तो इसमें भी 3 फेज आती है, लैग फेज, उसके बाद में जो फेज आती है उसे एक्सपोनेंशियल फेज ही बोलते हैं, और उसके बाद में ये जो आती है इसे क्रैश पॉइंट बोलते हैं या क्रैश फेज बोलते हैं। वो पॉइंट जहां पर जीवों की संख्या वहां उपलब्ध आवास और भोजन से बहुत ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, क्रैश पॉइंट बोला जाता है। तो जनसंख्या वृद्धि के जो ग्राफ थे वो 2 प्रकार के थे, एस ग्राफ और जे ग्राफ। तो मानव के लिए कौन सा होता है, जे ग्राफ होता है। आपको पता है जनसंख्या में वृद्धि, अभी मैंने आपको बताया कि 100 साल के अंदर 2 अरब से सीधी कहां तक पहुंच चुकी है, 6 अरब तक 100 साल में। और अगले 17 साल की अगर हमने देखे तो 1.5 अरब की वृद्धि हो चुकी है। ठीक है, सिर्फ 17 साल में 1.5 अरब की वृद्धि हो चुकी है। तो आगे देखिए जनसंख्या वृद्धि के जो कारण है वो क्या है। जनसंख्या वृद्धि के जो कारण है उन कारणों की अगर हमने बात करें तो पहला कारण है जन्म दर, दूसरा कारण है मृत्यु दर, उसके बाद में है आवास प्रवास, और उसके बाद में है आयु वितरण। ठीक है, तो अगर अपने इसकी बात करें जन्म दर की, जन्म दर क्या होती है, जन्म दर क्या होती है, 1000 व्यक्ति पर कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं उसे जन्म दर कहा जाता है। ठीक है, एक वर्ष में 1000 व्यक्ति पर कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं। देखिए जैसे 1000 व्यक्ति पर, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, जन्म दर का, जन्म दर बराबर में 1000 व्यक्तियों पर उत्पन्न शिशु बटे में समय। ठीक है, बटे में समय, 1000 व्यक्तियों पर कितने बच्चों ने जन्म लिया है और बटे में समय। इसको अपने नाटलिटी बोलते हैं, और ये अपने इसका फॉर्मूला रख सकते हैं। ठीक है, जन्म दर 1000 व्यक्तियों पर कितनी बर्थ रेट है और कितना उसका जो है समय है। ठीक है, अब मृत्यु दर की, जनसंख्या बढ़ने का कारण
जनसंख्या बढ़ने का कारण आपसे पूछ लिया जाए तो क्या है? मृत्यु दर में कमी। मृत्यु दर क्या होता है? प्रति वर्ष 1000 व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या, 1000 व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या। तो देखिए जो 1000 व्यक्ति हैं उनमें मरने वालों की जो संख्या है इसको अपने यूं शो कर सकते हैं, ठीक है, मोर्टेलिटी तो डी बटे में टी। वही सेम मृत्यु दर 1000 व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या बटे में समय, यानी कि जो मृत्यु दर है वो क्या है कि 1000 व्यक्तियों में से कितने मर रहे हैं एक साल में, ठीक है, वो मृत्यु दर है। अब ये घट रही है क्यों? सबसे पहली बात घटने का कारण क्या है? जो पहले शिशु मृत्यु दर काफी थी, बच्चे जो जन्म लेते थे उनमें से ज्यादातर बच्चों की डेथ हो जाती थी, तो इससे जनसंख्या बढ़ती नहीं थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है? स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत ज्यादा विस्तार हो चुके हैं, इसी कारण जो भयानक बीमारियां या रोग हैं उनका भी इलाज होने लग गया, तो मृत्यु दर बहुत कम होगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे आवास बहुत बदल चुके हैं, हमारा भोजन, हमारा लाइफस्टाइल बहुत बदल चुका है। इसके अलावा हमारा जो रहन सहन खान पान है वो शुद्ध हो चुका है पहले के मुकाबले में। इसके अलावा जो रोगों से लड़ने की क्षमता है उसके लिए बहुत सारे इंजेक्शन वगैरह तैयार हो चुके हैं, बहुत सारे रोगों का इलाज मिल चुका है, तो चिकित्सा सुविधाओं में बहुत ज्यादा विस्तार हो चुका है, जिसके कारण मरने वालों की संख्या बहुत कम हो चुकी है। तो मरने वालों की संख्या कम होने के कारण जनसंख्या में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। अब देखिए आवास प्रवास, ठीक है, आवास प्रवास में दो होते हैं, एक तो होता है उत्प्रवास, ठीक है, और एक होता है आप्रवास। मान लीजिए ये दो कंट्रियां हैं, हम यहां से उठ के इस कंट्री के अंदर आ गए, तो इससे इस कंट्री की जनसंख्या क्या होगी? बढ़ेगी। हमने परमानेंटली यहां से यहां शिफ्ट हो गए तो इस कंट्री की जनसंख्या क्या होगी? बढ़ेगी। आज के टाइम में ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। आप देखोगे बहुत सारे अप्रवासी लोग जिनको किसी देश में शर्म नहीं मिल रही, वो किसी दूसरे देश में जा रहे हैं, इनकी संख्या लाखों में है, जो जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है। अब यहां से ये जा रहे हैं, यहां से ये जा रहे हैं, तो जिधर ये गए वहां इनका उत्प्रवास माना जाएगा, उत्प्रवास, और जहां से उठ के गए हैं वहां अप्रवास माना जाएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं इमिग्रेशन और इसे बोलते हैं एमिग्रेशन, ठीक है, इसे बोलते हैं इमिग्रेशन और इसे बोलते हैं एमिग्रेशन, ठीक है। तो जिस देश से उठ के जा रहे हैं वहां अप्रवास होगा, जिसमें जाएंगे वहां उत्प्रवास होगा, इमिग्रेशन होगा, ठीक है। तो ये भी एक कारण है जनसंख्या वृद्धि का। आयु वितरण, आयु वितरण की अगर अपने बात करें तो आयु वितरण के अंदर अगर अपने बात करें तो जनन सक्षम लोगों की संख्या ज्यादा, जनन सक्षम लोगों की संख्या ज्यादा। अब जनन सक्षम लोगों की संख्या ज्यादा होगी तो उससे जनसंख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। इसके अलावा आयु वितरण का एक कारक और भी है, स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार होने से जो ज्यादा उम्र के लोग हैं वो भी अब क्या कर रहे हैं? लंबी आयु भोग रहे हैं, तो वो भी एक जनसंख्या बढ़ने का मेन कारण है। तो हमने जनसंख्या वृद्धि के कारण बढ़े जिनमें नाटालिटी मोर्टेलिटी आता है, ठीक है, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन आता है और एज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, सारा आपको समझ नहीं आया वीडियो को एक बार दोबारा से चला के जरूर देखना। जन्म दर क्या है? 1000 व्यक्तियों पर उत्पन्न होने वाले शिशु। मृत्यु दर क्या है? 1000 व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या। आवास प्रवास क्या है? एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाना, जहां जाएंगे वहां की जनसंख्या बढ़ेगी, जहां से जाएंगे वहां की जनसंख्या घटेगी। आयु वितरण, तो जनन सक्षम लोगों की संख्या अगर ज्यादा होगी तो नॉर्मल सी बात है, जनन सक्षम लोगों की संख्या ज्यादा होने पर उस देश की जनसंख्या भी क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। तो अभी हम करते हैं बात जनसंख्या वृद्धि को रोका कैसे जा सकता है। उपाय, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं? तो जनसंख्या वृद्धि को रोकने के जो उपाय हैं, पहला उपाय है जो शादी की आयु है इसमें वृद्धि कर दी जाए। शादी की आयु जो पहले निर्धारित है लड़की के लिए, फीमेल के लिए 18 वर्ष है, इसको 21 वर्ष कर देना चाहिए, और मेल के लिए जो 21 वर्ष है इसको बढ़ा करके 25 वर्ष कर देना चाहिए, ठीक है। कम आयु के अंदर क्या होगा? कम आयु में जनन सक्षम होने के कारण ये लंबे समय तक जनन सक्षम रहेंगे, जिसके कारण क्या होगा? जनसंख्या में वृद्धि बनेगी। और आयु को बढ़ाने पर इनकी जो
जनन क्षमता है वो धीरे धीरे क्या होगी, घटेगी। तो एक कारण तो ये हो सकता है। दूसरा, निरोध, जिसे बोलते हैं बैरियर मेथड। जनसंख्या वृद्धि के लिए जो उत्तरदायी है, जिस प्रकार से अनचाहा गर्भ होना, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पति पत्नी बच्चा नहीं चाहते लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, उनमें क्या हो गया, अनचाहा गर्भ हो गया। तो उसके लिए क्या हो, ऐसे बैरियर हो जिनसे क्या हो, एक सरल हो, हर एक आदमी की पहुंच तक हो, तो वो क्या चाहे कि उनसे बच्चा उत्पन्न न हो पाए। जैसे कि इसके लिए कंडोम का यूज किया जाता है, जो कि गर्भ निरोधक युक्तियों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। उसके बाद अगर दूसरी बात करें तो गर्भ निरोधक गोलियां, गर्भ निरोधक गोलियां, इनका जो टाइम पीरियड होता है वो पहले मासिक चक्कर के बाद में 21 दिन का होता है, लगातार इनको 21 दिन लेना होता है। इसके अलावा एक गर्भ निरोधक गोली हो रहा है जिसका नाम है सहेली, जिसे हफ्ते में एक बार लेना होता है, हफ्ते में एक बार, हफ्ते में इसे एक बार लेना होता है, ठीक है। तो इनका यूज करके भी क्या किया जा सकता है, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा गर्भ धारण को रोकने के लिए बहुत सारे उपाय होते हैं, जैसे कॉपर टी लगवाना, कॉपर टी लगवाना, ठीक है। इसके अलावा वैस्कोटोमी, वैस्कोटोमी होता है। वैस्कोटोमी क्या है, जो इस प्रकार से अंडाशय से जुड़ी हुई नलिकाएं होती हैं, सॉरी वृषण से जुड़ी हुई, जिनसे वीर्य क्या होता है, सकित होता है या निकलता है, बनता है, इनको काट करके यहां पर बांध दिया जाता है, जिससे क्या होगा, यहां पर वृषण में जो वीर्य बनेगा वो आगे जाकर के महिला के शरीर तक नहीं पहुंच पाएगा। इसे वैस्कोटोमी बोलते हैं, ठीक है, नर बंधे कर। उसके बाद में ट्यूबकोटोमी आता है, ट्यूबकोटोमी। ट्यूबकोटोमी क्या होता है, जो मादा जनन तंत्र है उसमें यहां पर अंडाशय है, इन अंडाशयों में से अंड निकलता है जो शुक्राणु से मिलकर क्या करता है, शिशु का निर्माण करता है। इस फ्लोपियन ट्यूब को यहां से काट करके और इनको बांध देना चाहिए, जिससे क्या होगा, ये जो अंडाणु बनेगा ये शुक्राणु से नहीं मिलेगा और शिशु उत्पन्न नहीं होगा। तो ये दो तरीके होते हैं, इसे मादा वंध्याकरण बोलते हैं और इसे नर वंध्याकरण बोलते हैं, वैस्कोटोमी और ट्यूबकोटोमी, ठीक है। तो बैरियर, जो बैरियर मेथड है जिससे जन्म दर को कम किया जा सकता है, तो उसमें कंडोम, गर्भ निरोधक गोलियां, कॉपर टी, वैस्कोटोमी, ट्यूबकोटोमी। इसके अलावा इसके अंदर कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो किसी भी प्रकार से किसी ऑपरेशन या हार्मफुल नहीं होते। तो इसमें क्या होता है, पहले बच्चे के जन्म के बाद या कोई भी जब शिशु का जन्म होता है तो उसके बाद अगर माता बच्चे को लंबे समय तक दूध पिलाती है तो उसके अंदर जो अंड उत्सर्जन है वो नहीं होता। तो बच्चे को अगर 1, 1.5, 2 साल तक दूध पिलाया जाता है तो लगभग ये होता है कि उसके अंदर अंडोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वो बहुत कम होती है। अब अंडे का उत्सर्जन नहीं होगा, अंडाणु नहीं बनेगा, तो शुक्राणु उसके साथ मिलेगा नहीं और आगे की जो संतान है उसके बीच में क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे को लगातार दूध पिलाना भी एक अच्छा नियंत्रण का उपाय है। इसके अलावा माहवारी के 10वें से 17वें दिन के बीच में पॉपुलेशन नहीं करना, मैथुन नहीं करना। अब इससे क्या होगा, 10 से 17वें दिन के बीच में ही अंडाणु बनता है, अंडाणु बनता है। उस टाइम में अगर पॉपुलेशन नहीं होगा, सहवास नहीं होगा, मैथुन नहीं होगा, तो शुक्राणु इसके पास नहीं पहुंचेगा, ठीक है। और इससे भी क्या हो सकता है, जन्म दर को कम किया जा सकता है, ठीक है। और सबसे मुख्य जो उपाय है वो है एजुकेशन। एजुकेशन, अगर एजुकेशन होगी, अगर ज्ञान होगा इस चीज का कि जनसंख्या वृद्धि को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, और इस चीज का ज्ञान होगा कि किस प्रकार से हम बैरियर मेथड का यूज कर सकते हैं, किस प्रकार से एक विवाहित पति पत्नी बैरियर मेथड को यूज कर सकते हैं, तो उस एजुकेशन के माध्यम से भी क्या होगा, जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकेगा। लोग एजुकेशन के माध्यम से ये बात को समझेंगे कि जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार से आने वाले समय के लिए, उनकी पीढ़ियों के लिए घातक साबित हो सकती है, और वो जनसंख्या को कंट्रोल करने के उपायों को अपनाएंगे, ठीक है। तो एजुकेशन इसमें सबसे मेन है। धन्यवाद, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आगे जो अपने चैप्टर शुरू करेंगे तो
तो उसका आपको नोटिफिकेशन पहले से मिल जाएगा। तो नेक्स्ट अपने जो चैप्टर है वो बायोलॉजी को बढ़िया सा चैप्टर शुरू करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। धन्यवाद।